कहानियों के हमारे चैनल कथा कहानी किस्सा के दोस्तों को नमस्कार। हमारी मजबूरी कभी दूसरों को हमारा फायदा उठाने के लिए उकसाती है तो कभी हमें सहारा देने के लिए। सादत हसन मंटो की आज की कहानी इसी पर आधारित है। प्रस्तुत है मंटो की उर्दू कहानी अब और कहने की जरूरत नहीं। ये दुनिया भी अजीब व गरीब है, खासकर आज का ज़माना। कानून को जिस तरह फरेब दिया जाता है इसके मुतालिक शायद आपको ज़्यादा इल्म न हो। आजकल कानून एक बेमानी चीज़ बनकर रह गया है। इधर कोई नया कानून बनता है, उधर यार लोग उसका तोड़ सोच लेते हैं। इसके अलावा अपने बचाव की कई सूरतें पैदा कर लेते हैं। किसी अखबार पर आफत आनी हो तो आया करे, उसका मालिक महफूज मामून रहेगा, इसलिए कि प्रिंट लाइन में किसी कसाई या धोबी का नाम बहैसियत प्रिंटर, पब्लिशर और एडिटर के दर्ज होगा। अगर अखबार में कोई ऐसी तहरीर छप गई जिस पर गवर्नमेंट को एतराज़ हो तो असल मालिक के बजाय वो धोबी या कसाई गिरफ्त में आ जाएगा। उसको जुर्माना होगा या कैद। जुर्माना तो जाहिर है अखबार का मालिक अदा कर देगा, मगर कैद तो वो अदा नहीं कर सकता। लेकिन इन दो पार्टियों के दरमियान इस किस्म का मुआहिदा होता है कि अगर कैद हुई तो वो उसके घर इतने रुपए माहवार पहुंचा दिया करेगा। ऐसे मुआहिदे में खिलाफ वर्जी बहुत कम होती है। जो लोग नाजायज़ तौर पर शराब बेचते हैं उनके पास 2-3 आदमी ऐसे ज़रूर मौजूद होते हैं जिनका काम सिर्फ ये है कि अगर पुलिस छापा मारे तो वो गिरफ्तार हो जाएं और चंद माह की कैद काट कर वापस आ जाएं। इसका मुआवजा उनको माकूल मिल जाता है। छापा मारने वाले भी पहले से ही मुत्तला कर देते हैं कि हम आ रहे हैं, तुम अपना इंतज़ाम कर लो। चुनांचे फौरन इंतज़ाम कर लिया जाता है, यानी मालिक गायब हो जाता है और किराए के आदमी गिरफ्तार हो जाते हैं। ये भी एक मुलाजमत है, लेकिन दुनिया में जितनी मुलाजमतें हैं कुछ इसी किस्म की तो होती हैं। मैं जब अमीन पहलवान से मिला तो वो 3 महीने की कैद काट कर वापस आया था। मैंने उससे पूछा, अमीन इस दफ़ा कैसे जेल में गए? अमीन मुस्कुराया, अपने कारोबार के सिलसिले में बताने की क्या ज़रूरत है, आप अच्छी तरह जानते हैं, मगर खामख़ाम मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने थोड़े से तवक्कुफ़ के साथ उससे कहा, अमीन तुम्हें आए दिन जेल में जाना पसंद है क्या? अमीन पहलवान मुस्कुराया, जनाब पसंद और नापसंद का सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग मुझे पहलवान कहते हैं, हालांकि मैंने आज तक अखाड़े की शक्ल नहीं देखी। अनपढ़ हूं, कोई और हुनर भी मुझे नहीं आता। बस जेल जाना आता है, वहां मैं खुश रहता हूं, मुझे कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। आप हर रोज दफ्तर जाते हैं, क्या वो जेल नहीं है? मैं लाजवाब हो गया। तुम ठीक कहते हो अमीन, लेकिन दफ्तर जाने वालों का मामला दूसरा है। लोग उन्हें बुरी नजरों से नहीं देखते। अमीन बोला, क्यों नहीं देखते? जिला कचहरी के जितने मुंशी और क्लर्क हैं उन्हें कौन अच्छी नज़र से देखता है? रिश्वतें लेते हैं, झूठ बोलते हैं और परले दर्जे के मक्कार होते हैं। मुझ में ऐसा कोई ऐब नहीं, मैं अपनी रोजी बड़ी ईमानदारी से कमाता हूं। मैंने उससे पूछा, किस तरह? उसने जवाब दिया, इस तरह कि अगर किसी का काम करता हूं और कैद काटता हूं, जेल में मेहनत मशक्कत करता हूं और बाद में उस शख्स से जिसकी खातिर मैंने सज़ा भुगती थी मुझे 200-300 रुपया मिल जाता है तो वो मेरा मुआवजा है। इस पर किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? मैं रिश्वत तो नहीं लेता, हलाल की कमाई खाता हूँ। लोग मुझे गुंडा समझते हैं, बड़ा ख़तरनाक गुंडा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने आज तक किसी के थप्पड़ भी नहीं मारा। मेरी लाइन बिल्कुल अलग है। उसकी लाइन वाकई दूसरों से अलग थी। मुझे हैरत थी कि 3-4 मरतबा कैद काटने के बावजूद उसमें कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। वो बड़ा संजीदा मगर गंवार किस्म का आदमी था जिसको किसी की परवाह नहीं थी। कैद काटने के बाद जब भी आता तो उसका वज़न कम से कम 10 पाउंड ज़्यादा होता। एक दिन मैंने उससे पूछा, अमीन क्या वहाँ खाना तुम्हें रास आता है? उसने अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया, खाना कैसा भी हो उसको रास करना आदमी का अपना काम है। मुझे दाल से नफरत थी, लेकिन जब पहली मर्तबा मुझे वहाँ कंकरों भरी दाल दी गई और रेत मिली रोटी तो मैंने कहा, अमीन यार
یہ سب سے اچھا کھانا ہے، کھا، ڈنر پیل اور خدا کا شکر بجا لا۔ چنانچہ میں 1-2 روز میں ہی اس کا عادی ہو گیا، مشقت کرتا، کھانا کھاتا اور یوں محسوس کرتا جیسے میں نے گنجے کے ہوٹل سے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھا، تم نے کبھی کسی عورت سے محبت کی ہے؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کان پر لگائے۔ خدا بچائے اس محبت سے، مجھے صرف اپنی ماں سے محبت ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہاری ماں زندہ ہیں؟ جی ہاں، خدا کے فضل و کرم سے، بہت بوڑھی ہیں لیکن آپ کی دعا سے اس کا سایہ میرے سر پر دیر تک قائم رہے گا، اور وہ تو ہر وقت میرے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہے کہ خدا مجھے نیکی کی ہدایت کرے۔ میں نے اس سے کہا، خدا تمہاری ماں کو سلامت رکھے، پر میں نے یہ پوچھا تھا کہ تمہیں کسی عورت سے محبت ہوئی یا نہیں؟ دیکھو، جھوٹ نہیں بولنا۔ امین پہلوان نے بڑے تیز لہجے میں کہا، میں نے اپنی زندگی میں آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کسی عورت سے محبت نہیں کی۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ مجھے اس سے دلچسپی ہی نہیں۔ میں خاموش ہو رہا۔ تیسرے روز اس کی ماں پر فالج گرا اور وہ راہی ملک عدم ہوئی۔ امین پہلوان کے پاس 1 پیسہ بھی نہیں تھا۔ وہ سوگوار، مغموم اور دل شکستہ بیٹھا تھا کہ شہر کے ایک رئیس کی طرف سے اسے بلاوا آیا۔ وہ اپنی عزیز ماں کی میت چھوڑ کر اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، کیوں میاں صاحب، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ میاں صاحب نے کہا، تمہیں کیوں بلایا جاتا ہے؟ ایک خاص کام ہے؟ امین نے، جس کے دل و دماغ میں اپنی ماں کا کفن دفن تیر رہا تھا، پوچھا، حضور یہ خاص کام کیا ہے؟ میاں صاحب نے سگریٹ سلگایا، بلیک مارکیٹ کا قصہ ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ آج میرے گودام پر چھاپا مارا جائے گا، تو میں نے سوچا کہ امین پہلوان بہترین آدمی ہے جو اسے نمٹا سکتا ہے۔ امین نے اپنے مغموم اور زخمی انداز میں کہا، آپ فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بھائی، خدمت ودمت کی بات تم مت کرو، بس صرف اتنی سی بات ہے کہ جب چھاپا پڑے تو گودام کے مالک تم ہوگے، گرفتار ہو جاؤ گے، زیادہ سے زیادہ جرمانہ 5,000 روپے ہوگا اور 1-2 برس کی قید۔ مجھے کیا ملے گا؟ امین نے پوچھا۔ میاں صاحب بولے، جب وہاں سے رہا ہو کر آؤ گے تو معاملہ طے کر لیا جائے گا۔ امین نے میاں صاحب سے کہا، حضور بہت دور کی بات ہے، جرمانہ تو آپ ادا کر دیں گے لیکن قید تو مجھے کاٹنی پڑے گی، آپ باقاعدہ سودا طے کریں۔ میاں صاحب مسکرائے، تم سے آج تک میں نے کبھی وعدہ خلافی کی ہے؟ پچھلی دفعہ میں نے تم سے کام لیا اور تم کو 3 مہینے کی قید ہوئی تو کیا میں نے جیل خانے میں ہر قسم کی سہولت بہم نہ پہنچائی؟ تم نے باہر آ کر مجھ سے کہا کہ تمہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں تھی، اگر تم کچھ عرصے کے لیے جیل چلے گئے تو وہاں تمہیں ہر آسائش ہوگی۔ امین نے کہا، جی یہ سب درست ہے، لیکن کیا؟ امین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میاں صاحب، میری ماں مر گئی ہے۔ کب؟ آج صبح۔ میاں صاحب نے افسوس کا اظہار کیا، بولے، کفنہ دفنہ دیا ہوگا؟ امین کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ میاں صاحب، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہو سکا، میرے پاس تو افیم کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ میاں صاحب نے چند لمحات حالات پر غور کیا اور امین سے کہا، تو ایسا کرو، میرا مطلب ہے کہ تجہیز و تفقین کا بندوبست میں ابھی کیے دیتا ہوں، تمہیں کسی قسم کا تردد نہیں کرنا چاہیے، تم گودام پر جاؤ اور اپنی ڈیوٹی سنبھالو۔ امین نے اپنی میلی قمیض کی آستین سے آنسو پونچھے، لیکن میاں صاحب، میں اپنی ماں کے جنازے کو کندھا بھی نہ دوں۔ میاں صاحب نے فلسفیانہ انداز میں کہا، یہ سب رسمی چیزیں ہیں، مرحومہ کو دفنانا ہے تو یہ کام بڑے اچھی طرح سے ہو جائے گا، تمہیں جنازے کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے ساتھ جانے سے مرحومہ کو کیا راحت پہنچے گی؟ وہ تو بیچاری اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، اس کے جنازے کے ساتھ کوئی بھی جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل میں تم لوگ جاہل ہو، میں اگر مر جاؤں تو مجھے کیا معلوم ہے کہ میرے جنازے میں کس کس عزیز اور دوست نے شرکت کی تھی؟ مجھے اگر جلا بھی دیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میری لاش کو چیلوں اور گدھوں کے حوالے کر دیا جائے تو مجھے اس کی کیا خبر ہوگی؟
तुम ज्यादा जज्बाती न हो। दुनिया में सबसे जरूरी चीज ये है कि अपनी जात के मुतालिक सोचा जाए। मैं पूछता हूं, तुम्हारी कमाई के जराए क्या हैं? अमीन सोचने लगा। चंद लम्हात अपनी बिसात के मुताबिक गौर करने के बाद उसने जवाब दिया, हुजूर, मेरी कमाई के जराए तो आपको मालूम है, मुझसे क्यों पूछते हैं? मैंने इसलिए पूछा था कि तुम्हें मेरा काम करने में क्या हीलो हुज्जत है। मैं तुम्हारी माँ की तजहीज़ व तफ़कीन का बंदोबस्त किए देता हूँ, और जब तक तुम जेल से वापस आओगे तब तक। पहलवान ने बड़े बेंडे अंदाज में पूछा, तो आप मेरा भी बंदोबस्त कर देंगे? मियाँ साहब बौखला गए। तुम कैसी बातें करते हो अमीन पहलवान? अमीन पहलवान ने ज़रा दुरुस्त लहजे में कहा, अमीन पहलवान की ऐसी की तैसी। आप ये बताइए कि मुझे कितने रुपए मिलेंगे? मैं 1000 रुपये से कम नहीं लूँगा। 1000 तो बहुत ज़्यादा हैं, मियाँ साहब बोले। अमीन ने कहा, ज़्यादा हैं या कम मैं कुछ नहीं जानता। मैं जब कैद काट कर आऊँगा तो अपनी माँ की कब्र पुख्ता बनवाऊँगा, संगे मरमर की। मुझसे बहुत प्यार करती है। मियाँ साहब ने उससे कहा, अच्छा भाई, 1000 ही ले लेना। अमीन ने मियाँ साहब से कहा, तो लाइए इतने रुपए दीजिए कि मैं कफन दफन का इंतज़ाम कर लूँ, उसके बाद मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हो जाऊँगा। मियाँ साहब ने अपनी जेब से बटुआ निकाला। लेकिन तुम्हारा क्या भरोसा है? अमीन को यूं महसूस हुआ जैसे उसको किसी ने माँ बहन की गाली दी हो। बोला, मियाँ साहब, आप मुझे बेईमान समझते हैं? बेईमान आप हैं, इसलिए कि अपने फेलों का बोझ मेरे सिर पर डाले दे रहे हैं। मियाँ साहब मौका शनास थे। उन्होंने समझा कि अमीन बिगड़ गया है। चुनांचे उन्होंने फौरन अपनी चर्ब जुबानी से बचने की कोशिश की, लेकिन अमीन पर कोई असर न हुआ। जब वो घर पहुंचा तो देखा कि गुस्साल उसकी माँ को आखिरी गुस्ल दे चुके हैं, कफन भी पहनाया जा चुका है। अमीन बहुत मुतहय्यर हुआ कि उस पर यह मेहरबानी किसने की है। मियाँ साहब ने, लेकिन वो तो सौदा करना चाहते थे। उसने एक आदमी से जो ताबूत को सजाने के लिए फूल गूंथ रहा था पूछा, ये किस आदमी ने इतना एहतमाम किया है? फूल वाले ने जवाब दिया, हुजूर, आपकी बीवी ने। अमीन चकरा गया। वो अपने शदीद तअज्जुब का मुजाहिरा करता मगर खामोश रहा। फूल वाले से सिर्फ इतना पूछा, कहाँ हैं वो? फूल वाले ने जवाब दिया, जी अंदर हैं, आपका इंतजार कर रही हैं। अमीन अंदर गया तो देखा कि एक नौजवान खूबसूरत लड़की उसकी चारपाई पर बैठी है। अमीन ने उससे पूछा, आप कौन हैं? यहाँ क्यों आई हैं? उस लड़की ने जवाब दिया, मैं आपकी बीवी हूँ। यहाँ क्यों आई हूँ? ये आपका अजीब व गरीब सवाल है। अमीन ने उससे पूछा, मेरी बीवी तो कोई भी नहीं, बताओ तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई, मैं मियाँ दीन की बेटी हूँ। उनसे जो आपकी गुफ्तगू हुई मैंने सब सुनी। और अमीन ने उसे रोकते हुए कहा, अब और कहने की जरूरत नहीं। अभी आप सादत हसन मंटो की कहानी अब और कहने की जरूरत नहीं सुन रहे थे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।